बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं जंगली, मुसन्निफ रज़िया भट्ट, आवाज़ हिरा मजीद की। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं कॉल नंबर 0300291960, व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 7 सफ़ा नंबर 190 से। शबनम, काश तुम ऐसा फैसला ना करती। अगर तुम हिम्मत ना हार देती और मुझे अपने प्यार की कसम देकर इस खुदकुशी पर ना उकसाती तो भी जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर लेता। मगर अब मैं वही करूंगा जो तुमने कहा था। अब मैं प्यार को एक नई कहानी दूंगा। परवीन हरचंद तुम्हारी खुशियों की कातिल बन गई। वो अच्छी लड़की नहीं थी। वो अब कभी मुझसे प्यार का एक बोल भी ना सुन सकेगी। और फिर वो अपने घर में रहने लगा। मगर इसका जहन हर दम शबनम के घर का तवाफ किया करता था। इसने अब भी शबनम से कई मुलाकातें की, मगर इन मुलाकातों में वो शौक, वो खुशी, वो वादे और वो सब कुछ ना था जो इससे पहले हुआ करता था। अब तो ये मुलाकातें भी माजी का मरसिया बन गई थी। फिर इसने खुद अपने से जैसे फैसला कर लिया। इसने सोचा कि मैं परवीन से इतनी देर बाद शादी करूंगा जब वो इंतजार में अपने आसाब भी कमजोर कर चुकी होगी। इसने मेरा प्यार इसने सोचा कि मैं परवीन से इतनी देर बाद शादी करूंगा जब वो इंतजार में अपने आसाब भी कमजोर कर चुकी होगी। इसने मेरा प्यार लूटा है, मेरी शबनम का प्यार लूटा है। मैं इसे बताऊंगा कि सिर्फ शादी ही सब कुछ नहीं होती। मगर फिर एक दिन अचानक इसकी अम्मी आ गई। वो नया घर देखने की कितनी ख्वाहिशमंद थी, ये सिर्फ माँ का दिल जान सकता है। उन्होंने इस घर को यूं देखा जैसे ये घर इनकी जन्नत हो। फिर इन्होंने कहा, बेटे मैं अब बीमार रहती हूँ और ना जाने मेरा आखिरी वक्त कब आ जाए। मरने से पहले मैं तुम्हारा आबाद घर, तुम्हारी दुल्हन और इसके घर में खेलते हुए बच्चे देखना चाहती हूँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अब मैं तुम्हें किसी भी बात से इनकार की इजाजत ना दूंगी और ना तुम कोई बहाना करना। मैं कल ही शबनम और परवीन के घर तुम्हारा रिश्ता तय करने जाऊंगी और अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। हाँ, तुम बताओ, तुम इन दोनों में से किसे अपनी दुल्हन के तौर पर पसंद कर चुके हो? अम्मी, वो दुख से बोला, मैंने एक दरख्त पर आशियाना बनाया था और चाहा था कि वो वहाँ अपनी दुल्हन के साथ रहूं, मगर इस आशियाने में इतने तिनके ना थे जो वो आशियाना हम दोनों का बोझ बर्दाश्त कर सकता। अब भी शादी जल्द नहीं करना चाहता, मगर फिर भी ये सब आपकी मर्जी पर है। आप जो चाहे करें। मुश्किल बातें करते हो बेटे, माँ बोली, जो मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने पूछा था कि तुम्हारी दुल्हन किसे बनाऊं? परवीन को, अम्मी। इसने यूं कहा जैसे अल्फाज व मुश्किल अदा कर सका हो। मैं मंगनी की अंगूठी साथ लाई हूँ और कल ही इनके यहाँ जाऊंगी। मुझे रास्तों का तो इल्म नहीं। जब कल तुम दफ्तर जाने लगो तो मुझे वहाँ छोड़ते जाना और वापसी पर साथ लेते आना। माँ ने हुक्म दिया। अच्छा अम्मी। इसने एक दुख भरी सांस ली। क्या बात है, अब तुम खुश नहीं, उदास से रहते हो? जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने तुम देखा है कि तुम बुझे और सोचों में डूबे रहते हो। ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मी। इसने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट बिखेर ली। अच्छा बेटा, मैं तो तुम्हें हरदम खुश देखना चाहती हूँ। खुदा तुम्हारे दुख भी मुझे दे दे। माँ ने आह भरी। वो तड़प सा गया और बोला, अम्मी ऐसी बातें ना किया कीजिए। आपके चेहरे पर तो रंज का एक निशान भी मुझे पागल कर देता है। खुश रहो बेटे और खुदा तुम्हारा घर जल्द आबाद कर दे। दूसरे दिन वो माँ की ख्वाहिश के मुताबिक इसे शबनम के घर छोड़ता गया। शबनम की अम्मी ने इन्हें खुश आमदीद कहा। शबनम हस्बे साबिक कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर जब इसने जावेद की अम्मी को अपने यहाँ आते देखा तो इसका दिल धक से रह गया। वो जान गई कि आज घर में क्या होगा। इसने एक सर्द दुख भरी सांस ली और खुद से कहा, अगर बाजी मेरे रास्ते का पत्थर ना बनती, आज खाला मेरे लिए यहाँ आई होती। और फिर इसने कॉलेज जाने का इरादा भी तर्क कर दिया। वो अपनी गैर मौजूदगी में जब कोई खतरा मोल लेना ना चाहती थी। इसे डर था कि जज्बात के धारे में बहकर जावेद ने अपना इरादा कहीं बदल ही ना दिया हो। माँ ने पूछा, तुम कॉलेज नहीं जाओगी बेटी? देर हो रही है। आज मुझे छुट्टी थी अम्मी।
वो बोली, मैं भूल गई थी और खामखा तैयारी करने लगी। तुमने कल से बताया ना था? माँ ने भी हैरानी से पूछा। बताना भी तो कि मैं भूल गई थी, इसने जवाब दिया। परवीन ने भी अपनी ड्यूटी पर जाने का इरादा बदल दिया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे यकीन न आ रहा था कि वाकई जावेद की अम्मी इसके लिए आई हैं। इसे इस दिन फिर साजिश और जो अर्ज महसूस हो रही थी। वो दोनों ना तो एक दूसरे से नजर मिला रहे थे और ना बात कर रहे थे। फिर वो इस पीछे वाले कमरे में दुबक गई जो इनकी अम्मी की पुश्त की जानिब था। इधर उधर की कुछ बातों के बाद जावेद की अम्मी ने कहा, बहन मैं तुमसे एक खास बात करने आई हूँ। हाँ हाँ कहो बहन, शबनम की अम्मी ने पूछा। शबनम और परवीन हमतन मुतवज्जा हो गईं। इन्हें अब भी डर था कि जरूर कोई खास बात होगी। शबनम डर रही थी कि इसने परवीन से जो वादा किया था वो झूठा ना हो जाए, और परवीन का दिल जैसे उछल कर हलक तक आ गया था कि वो घबरा रही थी कि जावेद और शबनम इसे धोखा ना दे दें। जावेद की अम्मी कह रही थी, बहन जावेद तुम्हारा बेटा है। इसने मुद्दतों इस घर में रहकर आपका नमक खाया है। और आपने देखा है कि वो कितना अच्छा बेटा है। आज के दौर में मेरे बेटे की शराफत की कसम खाई जा सकती है। और फिर वो अच्छी मुलाजमत कर रहा है। इसने अपना घर भी बना लिया है। अब मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। शबनम की अम्मी बात समझ तो गई, मगर वो बात का एहतमाम जावेद की अम्मी की जबान से करवाना चाहती थी। जैसे हर बेटी वाली माँ चाहती है। इन्होंने कहा, हाँ बहन, यह आपका फर्ज भी तो है। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। जावेद की अम्मी ने इल्तिजा की। मेरे पास जो है वो जरूर ले जाओ, शबनम की अम्मी बोली। तो जावेद के लिए मुझे परवीन का रिश्ता चाहिए, उन्होंने कहा। कुछ देर शबनम की अम्मी चुप रहीं, फिर इन्होंने कहा, बहन मैं परवीन की राय भी ले लूं। हाँ हाँ जरूर, जावेद की अम्मी ने पूरे वसूख से कहा, जरूर राय लो। वो भी इनकार में जवाब ना देगी, क्योंकि वो जावेद को बुरा लड़का ख्याल तो नहीं करती। और फिर शबनम की अम्मी ने मुड़कर परवीन से पूछा, बेटी तुमने सब कुछ सुन लिया? मुझे तो ये रिश्ता पसंद है, और मैं खुद इस रिश्ते के बारे में कई बार सोच चुकी हूँ। और चूंकि मैं बेटी की माँ थी, इसलिए मैं खुद बात न चला सकी। अब अगर तुम्हें कुछ एतराज ना हो तो इधर आ जाओ मेरे पास, ताकि मैं इस रस्म को पक्की कर दूं। परवीन जैसे शर्म से पसीने में नहा गई और अपनी जगह से हिल भी ना सकी, जबकि शबनम का रंग जर्द हो गया, यूं जैसे इस बात से इसका दिल सब कुछ लुट चुका हो। फिर शबनम ही ने इसका बाजू पकड़ा और इसके कान में आहिस्ता से कहा, उठो, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या मेरे ताबूत में कोई और कील ठोकना चाहती हो? वो परवीन को लाई और इसने परवीन को अपनी और जावेद की अम्मी के दरमियान बिठा दिया। वो खुद एक तरफ यूं खड़ी हो गई जैसे वो मुजरिम हो, या वो जानवर जिसे चंद मिनट बाद ज़िबा किया जाने वाला हो। जावेद की अम्मी ने परवीन को चूम लिया और बोली, मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। और बेटी, मैं भी तुम्हारी खुशियों में कोई कसर न रखूंगी। प्यार के बाद जावेद की अम्मी ने वो मिठाई का डब्बा खोला और इसने इस मिठाई की एक डली उठाकर परवीन के मुंह के करीब लेकर जाकर बोली। प्यार के बाद जावेद की अम्मी ने वो मिठाई का डब्बा खोला और इसने मिठाई की एक डली उठाकर परवीन के मुंह के करीब ले जाकर बोली, बेटी मुंह खोलो ताकि मैं तुम्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाऊं। इसने मुंह खोल दिया और मंगनी का पहला मरहला तय हो गया। फिर इन्होंने खुद भी मिठाई खाई और तब इन्हें शबनम का ख्याल आया, जो गुमसुम सी खड़ी थी। इसका आशियाना भी परवीन ने लूट लिया था। अब इसके दामन में कोई फूल न था। माँ ने कहा, बेटी तुम इधर क्यों खड़ी हो? तुम भी मुंह मीठा करो ना। वो हिचकिचाई, मगर वो इनकार भी कैसे कर सकती थी। इसने कांपते हुए कदम आगे बढ़कर अपने लरसते हाथों से मिठाई की एक डली उठाई और फिर वो तेजी से बाहर निकल गई। सहन में जाकर इसने मिठाई की वो डली पाँव में कुचल दी, वैसे ही जैसे अगर इसके बस में होता तो परवीन को भी अपने पाँव तले कुचल देती, जबकि ये सब कुछ इसकी मर्जी से हो रहा था। फिर इसे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी, जो इसे बुला रही थी। फिर कमरे में आई तो माँ ने कहा, तुम कहाँ चली गई थी? पानी पीने। इसका जवाब बेहद मुख्तसर था और बात को जावेद की अम्मी ने तूल दिया। इन्होंने कहा, अब दुल्हन को अंगूठी पहना देना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, अब तो ये आपकी बेटी है, जो चाहो करो। परवीन की अम्मी ने, जो बेहद खुश थी, जवाब दिया। जावेद की अम्मी ने अंगूठी निकाली और परवीन को पहना दी और तब ये रस्म इख्तिताम तक पहुंची। आज का दिन शबनम के लिए इसकी जिंदगी का मनहूस तरीन दिन था।
जब इसके प्यार पर इसकी अपनी ही बहन ने कब्जा कर लिया था, जैसे अब तक वो जीत चुकी थी। रस्म और रिवाज की कार्रवाई खत्म हुई और जावेद की अम्मी चली गई तो शबनम परवीन के कमरे में आई। इसने देखा कि परवीन इस अंगूठी को चूम रही थी जो इसकी शादी की मोहर थी। इसने परवीन के कमरे की दहलीज पर थूक दिया और आहिस्ता से बोली, बाजी, यकीनन तुम्हें ये सौदा महंगा पड़ेगा। तुमने मुझसे अपनी मेहनत का सिला मांगा था, जो इस मेहनत से लाखों हिस्से ज्यादा था जो तुमने मेरे लिए की, मगर मैंने तराजू के दोनों पल्लों का मुआवजा करके भी तुम्हें ये सब कुछ दे दिया। तुम नहीं जानती बाजी, ये शादी नहीं प्यार नहीं देगी। तुम नहीं जानती बाजी, ये शादी तुम्हें प्यार नहीं देगी, नफरत बख्शेगी। तब तुम हर डूबते हुए सूरज और फूटती हुई सुबह में इस दिन अफसोस किया करोगी जब तुमने मुझसे हिसाब बेबाक करने को कहा था। बाजी, काश तुम जानती होती कि प्यार करने वाले दिलों को अलग अलग तो किया जा सकता है, इन दिलों से प्यार की खुशबू निचोड़ी नहीं जा सकती। और जब जावेद की अम्मी ने खुशी खुशी में जावेद को चूम कर इसे मंगनी की मुबारकबाद दी तो वो खामोशी से खड़ा रहा। इसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान न था। माँ ने जब इसे वो मिठाई खिलाना चाही तो मंगनी के बाद शबनम की अम्मी ने इन्हें दी थी, जो इसने मिठाई खाने से भी इनकार कर दिया। हैरानी से माँ ने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसने कहा, माँ, बहुत सी बातें पूछी नहीं जाती, मेरी तरफ से मिठाई भी तुम खा लो ना। और वो माँ का जवाब लिए बगैर बाहर चला गया। भरी दुनिया में जो आज इसे वीरान और उदास दिखाई दे रही थी, वो अपना गम गलत करने आया था, मगर दिल का जख्म ऐसा जख्म तो नहीं था जो इतनी जल्दी अच्छा हो जाता। परवीन मंगनी के बाद बाकायदगी से मुलाजमत के लिए स्कूल जाया करती थी। इसने शादी के बाद तो बहुत कुछ सोच रखा था। इसने ये भी सोचा था कि शादी के बाद अगर जावेद ने इसे बेगानगी का इजहार किया तो वो इसे मनाएगी और फिर शबनम और अम्मी को भी या अपने ससुराल ले जाएगी या जावेद को अपने घर ले आएगी। आखिर ये घर भी तो इसी का है, वो वो ही तो इसका सब कुछ होगा। अगर जावेद ने इजाजत दी तो वो मुलाजमत जारी रखेगी, वरना नहीं। मगर जावेद ने भी तो बहुत कुछ सोच रखा था जो वक्त साबित करने वाला था। इस दिन भी वो हस्बे मामूल स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो बस तुझे मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इस दिन जावेद का भी शबनम से मिलने को जी चाह रहा था। वो भी बस स्टॉप पर आन खड़ा हुआ, जैसे उसे शबनम जरूर और जल्द मिल जाएगी। मगर इस दिन वो कांप सा गया और इसका दिल धड़कने लगा। वो वहां परवीन मौजूद थी। परवीन ने बहुत गलती खाई और इसने भी जाना कि जरूर जावेद इससे मिलने आया होगा। पहले तो वो चुपचाप खड़ी रही। जावेद वहां से भागने का सोच रहा था, मगर अब यूं एकदम बिला वजह भाग जाना भी दुरुस्त ना था। फिर बात परवीन ने की, मुझे उम्मीद थी कि आप कभी तो मुझसे शादी से पहले मुलाकात जरूर करेंगे। वो बात को हमेशा उलट समझने वाली लड़की थी। इसे भी उलट जानकर बोली, मगर वो भी जैसे भोखला कर बोला, मुझे उम्मीद ना थी। क्या परवीन ने इसी कदर कहा, यही कि आप यहाँ आएंगे? चलिए ना, आप सब जानते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ। तो पहले वो जैसे आज हर बात में पहल कर रही थी। दिल में छुपा प्यार न जाने क्यों आज इस शर्मीली और कम गो लड़की के दिल में बेबाक हो रहा था। मगर कहाँ? जहाँ आपने जाना है। आपको छोड़कर भी स्कूल जाऊंगी, इसने कहा। बस तो आइए। जावेद ने घबराकर जैसे ये पेशकश मशरूत कर दी। पैदल चलते हैं, कुछ बातें भी कर लेंगे, वो बोला। बहुत दूर जाना होगा, जावेद ने घबराकर कहा। बाज औकात फासले सिमट भी जाया करते हैं। परवीन ने फिर से कहा, क्या आपके स्कूल का रास्ता भी यही है? जी हाँ। तो चलिए। वो इतना बौखलाया था कि पैदल चल पड़ा। वो चलते रहे चुपचाप आगे आगे वो चलते रहे चुपचाप आगे। फिर बात परवीन ने शुरू की। वो बोली, अब बोला करी आप अब बोला करेंगी और मैं सुना करूंगा। अब उसे गुस्सा आ रहा था। परवीन ने भी इसे प्यार का एक अंदाज जाना और बोली, आप न जाने क्यों ऐसा सोचते हैं, मगर आप आज से पहले बहुत कम बोला करती थी, जावेद ने कहा। वो अब परवीन से कुछ किसी न किसी सूरत पीछा छुड़ाना चाहता था। वो और बात थी। अब क्या बात है? इसने पूछा। इसने मंगनी वाली वो अंगूठी आगे कर दी जो इसने दाएं हाथ की उंगली में इस दिन पहन रखी थी। जावेद ने इसे नफरत से देखा, मगर चुप रहा। वो क्या कर सकता था? वो तो माँ और शबनम का पाबंद था।
پھر وہ چپ چپ رہے۔ اب کے جاوید نے پوچھا، آپ کا اسکول کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے، وہ بولی۔ آپ کا بینک کہاں ہے؟ وہ تو بالکل قریب ہے، جاوید نے جواب دیا، جبکہ بینک ابھی کافی دور تھا۔ جاوید نے پھر کہا، آپ کو کیوں نہ رکشے میں لے چلوں؟ وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے کہا، میں بھلا آپ کا حکم کیسے ٹال سکتی ہوں؟ وہ رک گئے رکشے کے انتظار میں۔ پروین جیسے اب ڈھیر ساری باتیں جاوید سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تھا کہ جان بچا رہا تھا۔ وہ پھر بولی، آپ کبھی کبھی مل لیا کریں نا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور آج کیا ضرورت تھی بھلا؟ وہ مسکرا دی۔ جاوید نے کہا، آج بھی آپ غلط سمجھی ہیں، میں آپ کے لیے یہاں نہیں آیا تھا۔ اور کس کے لیے آئے تھے بھلا؟ پروین کو بات جھوٹ لگی۔ جاوید نے کہا، کسی اور کے لیے۔ بھلا کس کے لیے بتائیں نا؟ ایک درست ایک دوست ہے جو پہلے تو سب کچھ تھا مگر اب کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی بات ہے محترمہ، وہ رکتا ہوا بولا۔ پروین کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، کل ملیں گے تو میں تحفہ دوں گی آپ کو، وہ اپنے پاس رکھنا، کسی اور وقت کے لیے میرے پاس وقت نہ ہوگا۔ کسی اور وقت کے لیے کا لفظ اسے بہت اچھا لگا اور وہ جسے شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے کہا، بڑے شریر ہیں آپ۔ وہ یہ باتیں نہ کرنا چاہتا تھا۔ رکشا آ گیا تھا اور اس نے پروین سے کہا، بیٹھیے۔ وہ بیٹھ گئی، اس امید میں کہ جاوید بیٹھے گا اور راستے میں وہ پہلی بار جاوید سے لگ کر رکشے میں بیٹھے گی۔ مگر جاوید نے رکشے والے کو کرایہ دے کر کہا، یہ لو کرایہ اور انہیں گورنمنٹ اسکول میں لے جاؤ۔ رکشا چل دیا اور پروین حیران سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اب وہ جا چکی تھی اور جاوید نے نفرت سے رکشے کی طرف تھوک دیا اور بولا، کم وقت، چمٹ ہی گئی تھی، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مگر یہ زیادہ عرصہ ایسا کر سکے گی؟ میں اب اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ پھر اسے شبنم کا خیال آیا، گھر جا کر یہ شبنم کو ضرور بتائے گی کہ میں اس کے انتظار کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، اور یہ بھی کہ میں نے اس سے کیا کیا، پیار بھری باتیں کی۔ بھولی بھالی شبنم اسے ضرور سچ مان لے گی اور مجھے برا بھلا نہ کہہ سکے گی، تو دل افسوس کر اور مجھے برا بھلا نہ کہہ سکی تو دل افسوس ضرور کرے گی۔ وہ مجھے بے وفا جانے گی، ایک ایسا بھنورا جو ہر کلی سے پیار کرتا ہے، ایک ایسا چراغ جو ہر محفل میں جل جاتا ہے، ایک ایسا خود غرض جو اپنے مطلب کو ہر جگہ تلاش کرتا ہے، اور ایک ایسا دیوانہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اور میں تو اپنی صفائی میں شبنم سے چند جملے بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پیار کی کتاب کا وہ باب ہی گم ہو گیا جسے ہم تخلیق کر رہے تھے۔ اس کمبخت نے اس باب کے ہر حصے پر سیاہی پھیر دی ہے۔ اس نے خود سے کہا، کاش وہ شبنم سے آج کچھ بھی نہ کہے، کاش یہ لڑکی میری دنیا کی طرح زندگی ہی سے رخ موڑ لے۔ تب اسے خیال آیا کہ اسے پروین کو بددعا دینے کا کیا حق ہے۔ بینک آ گیا تھا، اس کے ذہن کو جھٹک دیا۔ پروین نے آج اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ شبنم کے امتحان ہوئے اور ختم ہو گئے۔ دل اور جذبات کے امتحان میں تو نہ جانے کامیاب رہی تھی یا ناکام، مگر کالج کا امتحان شاندار رہا۔ پھر ایک دن پروین نے ماں سے کہا، امی اب شبنم امتحان سے فارغ ہو گئی ہے، کیوں نہ اب خالہ کو بلا لیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب شبنم امتحان سے فارغ ہو جائے گی تو ہم انہیں اطلاع دے دیں گے اور پھر منگنی کی باقاعدہ رسم بھی ہو جائے گی۔ ہاں بیٹی، میں ماں ہوں اور یہ سب باتیں میرے یاد رکھنے کی ہیں، مگر ہمیں انہیں اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ چند دن ہوئے ہیں خود ان کا خط آیا تھا جس کا میں نے دانستہ تم سے ذکر نہیں کیا۔ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اب امتحان ہو چکے ہیں، وہ کل ہی تو آ رہے ہیں، ماں نے کہا۔ پروین کا دل جھوم اٹھا۔ ایک اور خطرہ تھا جو کسی بھی وقت انہیں اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ پروین ڈر رہی تھی کہ کہیں کسی بھی مقام پر اسے شبنم اور جاوید کا پیار ڈس نہ لے، اور اب جبکہ کل وہ لوگ آ رہے تھے تو وہ جلد سے جلد اور فوری طور پر بلو سے شبنم کی منگنی کر دینے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے امی سے پوچھا، پھر آپ نے کہاں سوچا؟ کس بارے میں بیٹی؟ ماں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا شبنم کی منگنی کل کر دیں گی نا آپ؟ ہاں بیٹی، بیٹیاں تو پرائے دھن ہوتی ہیں، اسے جاوید کو سونپا ہوگا۔ اور تمہیں بھی کیسا عجیب اتفاق ہے کہ میری دونوں بیٹی کے شوہر ایک ہی نام کے ہیں۔ وہ شرما گئی اور پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئی، کیونکہ گھر کے کام کاج بہرحال اسے ہی کرنا تھے، مگر آج وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب ہم دونوں اپنے سسرال چلی جائیں گے تو امی اس گھر میں اکیلی رہ جائیں گی، ان کے اخراجات وغیرہ کے لیے پورے ہوں گے۔ کیسے پورے ہوں گے؟ کیا بیٹیوں کی سسرال کو ان کی مدد کرنا پڑے گی؟ وہ گھر کا کام خود کرے گی،
अकेली सोया करेगी और दुख सुख में इनका यहाँ कोई साथी भी ना होगा। इसे अपना सब कुछ जैसे भूल गया। वो सोचने लगी, शादी के बाद मैं जावेद से कहूंगी कि वो इसे घर में रहे। ये घर यूं भी तो इसी का होगा ना। इस तरह मेरी अम्मी की परेशानी भी कम हो जाएगी, तन्हाई का एहसास भी कम होगा। माँ बाप इसलिए पहले बेटे की तमन्ना करते हैं जो इस वक्त जब बेटियां घर से चली जाएं तो वो दुनिया में टूटी हुई शाख की तरह यूं ही जमाने के रास्तों में ना पड़े। इनका घर आबाद रहे, इनके बुढ़ापे को बहू और बेटा सहारा दे। काश मेरा कोई भाई होता, माँ का सहारा तो बनता। मुझे जावेद से इल्तिजा तो ना करनी पड़ी। हमारे जाने से हमारी माँ लावारिस लाश बनकर रह जाएगी। दुख से इसके आंसू निकल आए। माँ भी जो बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी, ये आंसू देखकर न जाने क्या सोच बैठी। वो परवीन के पास आई, अपने पल्लू से इसके आंसू पोंछे और प्यार से बोली, बेटी, बेटियां पराया धन हुआ करती हैं। तुम्हारा और शब्बो बेटी का घर वही है जहाँ वो अपने शोहर और इसके साथ रहेंगी। वक्त से पहले रोने की क्या जरूरत है। मैं तो खुश हूँ कि मैं एक फर्ज से सबकदोश हो रही हूँ। वो माँ से लिपट कर बोली, मैं अपने और शबनम के लिए नहीं रोई, मैं आपके लिए रो रही हूँ। वो क्यों बेटी, क्या मैंने कुछ गलत किया या कुछ गलत कहा? नहीं अम्मी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सोच रही हूँ कि काश मेरा कोई भाई होता। हमारे बाद आपको तन्हाई का दुख इतना शदीद ना हो सकता। और फिर आपकी देखभाल कैसे होगी अम्मी? मैं आपकी बेटी हूँ, ये मैं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और बेटी मेरा क्या है? तुम्हारी शादियां करके दुनिया में मेरे लिए क्या दिलचस्पी रह जाएगी? मेरा वक्त कट ही जाएगा। तुम इस बारे में मत पूछो, चलो आराम से काम करो। माँ ने भी जैसे परवीन का सामना करना मुनासिब ख्याल न किया और वो सोचों में गर्क ड्राइंग रूम में आन बैठी। दूसरा दिन वाकई एक और खुशी लाया। खाला आ गई। इन्होंने बताया कि वो अब इस शहर में रहेंगी और बिल्लू भी शादी के इसी शहर में करे शादी भी इसी और बिल्लू की शादी भी इसी शहर में करेंगी। परवीन ने इस दिन इनकी बहुत खातिर की और बिल्लू की माँ और चच्ची के लिए जो साथ आई थी चाय और इसके लवाजमात ले आई। उस दिन शबनम अपने कमरे में यूं ही उदास उदास और गुमसुम बैठी थी जैसे आज उसके दिल का आईना जो कुछ दिन पहले परवीन ने अपनी खुदगर्जी के पत्थर से चकनाचूर कर दिया था वो पाँव में रोंदने वाली थी। मगर शबनम भी अभी अपनी जरूरत न थी। मशरिकी लड़की की रिवायती तर्ज की तरह इसे अपने कमरे में ही चुप कर रहना चाहिए था। चाय के दौरान बिल्लू की अम्मी ने बात शुरू की, हाँ बहन, अब तो शबनम बेटी इम्तिहानों से फारिग हो चुकी है। अब क्या इरादा है? याद रखना तुमने वादा कर रखा है और हम बड़ी उम्मीद से आए हैं बहन, वो आपकी अमानत है। मैंने इनकार तो तब भी नहीं किया था, शबनम की अम्मी ने जवाब दिया। वो खुद ये तकरीब जल्द तय कर देना चाहती थी। तो बिस्मिल्लाह करूं? वो बोली। शबनम को बुलाओ ताकि हम इसे मंगनी की अंगूठी पहना दें और खुदा इससे नेक शगुन के लिए दुआ करें। जाओ बेटी, शबनम को यहाँ बुला लाओ, माँ ने परवीन से कहा। वो जल्दी से गई और जब वो शबनम के कमरे में पहुंची तो शबनम का चेहरा जज्बात से आरी था। इसने कहा, जाओ बाजी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। इस नेक तकरीब में इनकार नहीं करना चाहिए, परवीन ने कहा। इतना अच्छा घराना किस्मत से मिलता है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये अच्छा घराना तुम ले लो और वो घटिया घराना मुझे सौंप दो जो तुमने मुझसे छीन लिया है। अब मेरे जख्मों पर नमक तो ना छिड़को। चलो भी ना, वहाँ बहस ना करो, वरना अम्मी खुद तुम्हें लेने आएंगी तो मेहमान क्या सोचेंगे? परवीन ने कहा। मैं चली तो जाऊंगी बाजी, मगर ये सब काम मशीनी अंदाज में होगा, इसमें जज्बात को कोई दखल ना होगा बाजी। और फिर वो परवीन के साथ ड्राइंग रूम में आ गई। आओ बेटी बैठो। सभी ने इसका यूं इस्तकबाल किया जैसे इसकी नई नवेली दुल्हन आई हो। शबनम आखिर लड़की थी, वो शर्मा रही थी। बिल्लो की माँ और चच्ची ने इसका मुंह चूम लिया और इतना प्यार किया जिसका वो कभी तसव्वुर भी ना कर सकती थी, क्योंकि यही वो लड़की थी जो इनके घर की मालकिन बनने वाली थी। फिर बिल्लो की माँ ने कहा, मैं मिठाई मंगवाना तो भूल ही गई थी। तो क्या हुआ बहन, मैं मिठाई मंगवा लेती हूँ, शबनम की अम्मी बोली। और फिर इन्होंने परवीन से कहा, जाओ बेटी, तुम खुद जाकर और अपनी बेबी की खुशियों में शीरनी भर दो। अच्छा अम्मी, परवीन ने कहा। और फिर वो इस वक्त बाजार चली। जल्दी बाजार कौन सा दूर था। चंद मिनट बाद वो ढेर सारी मिठाई ले आई। फिर सबसे पहले बिल्लो की माँ ने शबनम के मुंह में मिठाई डाली। चुपचाप शबनम ने मुंह में मिठाई डलवा ली और इसे यूं निगला जैसे वो मिठाई ना हो, कोनेन की गोली हो। फिर केकहों और मुस्कुराहटों में सभी ने मुंह मीठा किया। इनमें सबसे ज्यादा खुश परवीन थी। इसका चेहरा खुशी से गुलनार हो रहा था और जैसे जिस्म का अंग अंग नाच और झूम रहा था। फिर बिल्लो की चच्ची ने कहा, बहन अंगूठी तो पहना दो दुल्हन को। हम लोग खुशी में ये सब कुछ भूल गए। हाँ मुझे याद आया, मैं तो पहले पहनाने चाहती थी, वो बोली। उसने अपने पर्स से अंगूठी निकाली और शबनम का हाथ अपने हाथ में
یوں پکڑا جیسے وہ ہاتھ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ شبنم چپ چاپ اور ساکت تھی، چہرے پر تاثرات نامی کی کوئی چیز نہ تھی، یوں جیسے اس میں زندگی کی کوئی امنگ باقی ہی نہ ہو، مگر روح کو کسی نے کچل دیا ہو۔ بلو کی ماں نے کہا، میں نے شبنم بیٹی کے لیے خاص طور پر یہ انگوٹھی بنوائی ہے، دیکھو بہن، میں نے اس سے ہزاروں روپے کا ہیرا جڑا دیا ہے۔ وہ شبنم کی امی کو ہیرا دکھانے لگی۔ وہ اسی لمحے شبنم نے یوں لٹی ہوئی نگاہوں سے پروین کو دیکھا جسے اس نے شکوہ کیا ہو اور کہا ہو، پتھر کا معمولی ٹکڑا جیسے یہ مذمت پسند بوڑھی عورت قیمتی ہیرا خیال کرتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میری زندگی کے نگینے کا نایاب ہیرا تو تم نے چرا لیا ہے۔ مگر اسے موقع پر وہ بات نہ کر سکتی تھی، زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ خاندان کے اترے دامن پر بدنامی کا داغ بن سکتا تھا۔ گھنٹوں یہ تقریب رہی، آنے والیاں اس دن وہیں رہنے کا فیصلہ کر کے آئی تھیں۔ اب وہ تو یہ گھر ان کے بیٹے کا سسرال کا گھر بننے والا تھا جس پر ان کا حق مقدم تھا۔ ماں نے پروین سے کھانا بنانے کو کہا اور شبنم سے جواب اپنے کمرے میں تھی آ کر کہا، شبنم بیبی اپنی باجی کا ہاتھ بٹا دو، مہمان کو آج پرتکلف کھانا کھلانا ہے۔ مگر شبنم چپ رہی۔ کیا بات ہے، چپ چاپ کیوں ہو؟ پھر ماں نے پوچھا، شادی کی خوشی ہے؟ اور ہاں امی، آج شبنم کوئی کام نہیں کرے گی، اطمینان رکھو، میں کھانا پکاؤں گی، آج سب کام میں خود کروں گی، آج بیبی آرام کرے گی۔ خوشگوار یادوں کے سہارے میری بیبی اپنے مستقبل کے تاج محل بنا رہی ہے، اس کے تصورات میں بھی مداخلت نہ کرو، اسے دن روز تو نہیں آیا کرتی۔ اس نے باجی کو گھورا، مگر وہ تو جیسے بے حس ہو چکی تھی اور وہ اس کمرے میں باہر چلی گئی۔ جب شبنم نے اسے گھورا، ماں نے اسے بھی دونوں بہنوں کے پیار کا ایک انداز جانا اور مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کی مراد پوری ہوئی تھی، جو ان بیٹیوں کا ایک بوجھ تو سر سے اتر گیا تھا۔ مہمان عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ جب اچانک گھر میں جاوید کی امی آ گئی۔ آؤ بہن، میں تمہیں بلانا بھول گئی، نہ جانے میری یادداشت کمزور کیوں ہے، حالانکہ میں تو آپ کو اپنی سگی بہنوں کا درجہ دیتی ہوں۔ آؤ ادھر آئیے، آؤ میں ان سے ملواؤں، شبنم کی امی نے کہا، اور جب جاوید کی امی ادھر آئیں تو شبنم کی امی نے تعارف کرا دیا، یہ میری بڑی بیٹی پروین کی ہونے والی ساس ہیں۔ اللہ کی قسم اتنا اچھا گھر ہے اور اتنا اچھا لڑکا ہے کہ تعریف بھی کروں تو وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ بلو کی ماں اور چچی جاوید کی امی سے گلے ملی اور پھر شبنم کی امی سے جاوید کی امی سے کہا، آج ہم نے شبو بیٹی کی سگائی کر دی ہے۔ کہاں؟ مسکرا کر وہ بولی، اور شبنم کی امی نے جو ان کی ماں کی طرف اشارہ کیا، ان کے بیٹے بلو سے، جس کا نام بھی جاوید ہے۔ عجیب اتفاق کہ ہونے والے دونوں بیٹوں کا نام جاوید ہے، اس لیے میں ان کے بیٹوں کو بلو ہی کہوں گی۔ سب عورتیں مسکرا دیں اور بلو کی امی نے کہا، تمہارا ہی بیٹا ہے، جو نام دے لو وہی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دن کی دعوت میں جاوید کی امی کو بھی شریک ہونا پڑا۔ اب جاوید کی امی اور شبنم کی امی اپنی باتوں میں الجھ گئیں۔ جاوید کی امی بتا رہی تھی کہ جاوید چپ چاپ اور نہ جانے کیوں کھویا کھویا سا رہتا ہے، جب سے منگنی کی ہے مسکرایا ہی نہیں، پوچھتی ہوں تو بتاتا کچھ نہیں، مگر ایسا کیوں ہے؟ کیا اسے لڑکی پسند نہیں؟ اس نے پروین کو اچھی طرح دیکھا پرکھا اور جانا ہے۔ پروین نے تو اس کے کام بڑی لگن سے کیے ہیں، پروین کی امی نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے بہن، اسے نیا گھر بنانا پڑا ہے، اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور گھر کے لیے کیا لاؤں۔ جاوید کی امی نے بات بدل دی۔ سب مسکرا دیے، مگر شبنم کے دل پر چھری سی چل گئی۔ اس نے سب باتیں سن لی تھی اور اس نے دکھ کا ایک سانس لے کر یوں آہستہ سے سسکاری بھری تھی جیسے جاوید چپ بیٹھا ہو۔ اس نے کہا تھا، مجھے معاف کر دینا جاوید، اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ کسی اور کے نام سے منسوب ہو کر اپنے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھی کا بوجھ بھی جیسے شبنم سے اٹھایا نہ جاتا تھا۔ اسے یہ انگوٹھی اپنی انگلی پر کوئی زخم محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے انگوٹھی اتاری اور اسے یوں گھونڈنے لگی جیسے اسے بے وفائی کا یہ سرٹیفکیٹ دے گا اور اس احساس تلے خود کو کچل کر ختم کر دے گی۔ اس وقت پروین اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مسکرائی اور انگلی سے اتری ہوئی انگوٹھی شبنم کے ہاتھ پکڑی دیکھ کر بولی، میری بیبی انگوٹھی دیکھ کر ملنے والی کا تصور سجا رہی ہے کیا؟ باجی، وہ چیخ پڑی۔ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ پروین نے جو مسکرا کر کہا۔ اس کے خیال میں شبنم اب حالات سے بنا نباہ کر چکی تھی اور اس نے اپنی
اپنے من مقدر میں جاوید کو نکال کر دوسرے دیوتا کو سجا لیا تھا، جس کی سنہری انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھی تھی اور وہ اسے چاہت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ باجی، اب زخموں پر نمک نہ چھڑکو، جنہیں تم نے پہلے ہی اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ناسور بن جائیں، اب کیوں یہاں میرا دل جلانے آ جاتی ہو؟ پروین نے دکھ بھری آواز میں مگر آہستہ کہا تاکہ باہر موجود بزرگ خواتین سن نہ لیں۔ پروین نے یہ بات یوں حیرانی سے سنی جیسے وہ حالات سے آگاہ نہ ہو۔ اس نے کہا، تو کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ میرے دل کے حال کو صرف تم جانتی ہو، وہ جیسے تم نے مجھ سے چھینا ہے۔ کوئی دوسرا اس کرب کا احساس بھی کیسے کر سکتا ہے جو؟ چھوڑو ویسی باتوں کو، وہ میرا ہے اور یہ تمہارا، پھر فرق کیا پڑا؟ دونوں کے نام ایک ہی تو ہیں۔ مجھے وہ اچھا لگا، میں نے مانگ لیا، ورنہ میں اسے چھین بھی سکتی تھی۔ اور پھر دیکھو نا، تمہیں کیسی خوبصورت ہیرے والی انگوٹھی ملی ہے۔ ناول جنگلی کا پارٹ 7 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 222 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔